हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अब हम मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए उनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर है उनको बीच बीच में आपका सॉल्व करते रहेंगे। उन क्वेश्चन पेपर में जितने भी आपके 20-25 जितने क्वेश्चंस भी पॉसिबल होंगे उतने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कोई भी आपका जीके संबंधी क्वेश्चन है, आपका हिस्ट्री से होता है, पॉलिटी संबंधी क्वेश्चन होता है, हम उसमें कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ों को और ऐड कर पाएँ ताकि आपके लिए और जानकारी भी इकट्ठी हो जाए। तो आज चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका एक प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ था जो टीजीटी आर्ट्स का एक कमीशन हुआ था, पोस्ट कोड 795, उसका एक क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और जानकारियों को भी इकट्ठा करेंगे और ये जानकारी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। अभी आपका वैसे भी हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशंस के फॉर्म फिल हो रहा है, साथ ही जेबीटी कमीशन की भी फॉर्म फिल हो रहा है और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आने वाले समय में पटवारी की भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती ये भी होगी। तो उन सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, टीजीटी आर्ट्स पोस्ट कोड 795। इसी तरीके से जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपका मैथ है, कोई भी आपका सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे, उसमें और भी जानकारी इकट्ठी करेंगे। ठीक है, तो इस पोस्ट कोड का जैसे पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कहा गया था इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है क्योंकि यह है। ठीक है, ऑप्शन ए शासक वंशों से संबंधित होता है, ऑप्शन बी तारीख प्रदान करता है, ऑप्शन सी राजनीतिक घटनाओं को अभिलेखित करता है, ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन था आपका ऑप्शन बी, तारीख प्रदान करते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, 795 पोस्ट कोड टीजीटी आर्ट्स कमीशन का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पहला क्वेश्चन कहता है कि इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है क्योंकि यह शासक वंशों से संबंधित है, ऑप्शन बी तारीख प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी राजनीतिक घटनाओं को अभिलेखित करते हैं, ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करते हैं। तो आपका ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी तारीख प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर इस पोस्ट कोड का जो आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने अपनाया था या थी। कि हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि उन्होंने अपनाया था कौन से सिस्टम को, ग्रिड प्रणाली, ये आपका ग्रिड सिस्टम। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी और चीज़ें डिस्कस करें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर कहता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी तो उसके बारे में क्या क्या विशेषता आपकी इंपॉर्टेंट थी। पहला हमने पढ़ा ग्रिड प्रणाली, कैसी प्रणाली को इन्होंने अपनाया था, तो ग्रिड सिस्टम इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता जो एग्जाम में रहती है, सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली। ठीक है, यानी जल की जो निकासी है उसकी उचित व्यवस्था के लिए एक प्रणाली, ठीक है, जिसको बहुत सावधानी पूर्वक बनाया गया। दूसरा अन्न भंडार। तीसरी या चौथी इसकी विशेषता स्नानागार। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये आपकी महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली, फिर आपका ग्रिड प्रणाली, फिर आपका अन्न भंडार और ये स्नानागार, ये किसकी विशेषता आपकी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को, ध्यान रखना, राजा को सहायता देने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था, ठीक है, वो था ऑप्शन सी आपका पुरोहित। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देता था वो कौन था, सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित था।
ठीक है। अब ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद जो आपका था सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन था साहब का? ऋग्वेद। ठीक है, तो आइए इस ऋग्वेद से संबंधित आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करते हैं। क्वेश्चन जो बार बार रहता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो आपका कौन सा होता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में ध्यान रखना 10 मंडल एग्जाम में रहता है। कितने मंडल? 10। 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। ध्यान रखना ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्र कहा जाता था। ध्यान रखना इन ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? होत्र। ऋग्वेद की जो रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऋग्वेदिक काल से या ऋग्वेद से। ध्यान रखना सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कितने मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले जो व्यक्ति थे उनको कहा जाता था होत्र। ऋग्वेद की जो रचना की थी आपकी, ध्यान रखना ऋग्वेद की, ठीक, ये पूरा एक ऋग्वेदिक काल है, लेकिन जो ऋग्वेद की रचना की थी आपकी वो की थी विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के जो ये तीसरा मंडल है, ध्यान रखना टोटल कितने मंडल थे? 10। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है, ध्यान रखना कि तीसरा मंडल किससे संबंधित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य देवता को समर्पित या सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ध्यान रखना आपका मंडल तीसरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर ऋग्वेद का एक मंडल है आपका जो 9वां मंडल है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रहता है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया? आपका 9वें मंडल में। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि जो आपका 8वां मंडल है कि 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। कि 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना उनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रहता है। ठीक है, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं कि ऋग्वेदिक काल में कि सबसे प्राचीन जो वेद है आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ। इन ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? होत्र। ऋग्वेद की रचना जो की किसने की? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में या तीसरा मंडल किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? सूर्य देवता सावित्री से। ठीक है, तो ध्यान रखना सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र है उसका मंडल या तीसरे मंडल में क्या है? उल्लेख होता है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में होता है? तो ध्यान रखना 9वें मंडल में। फिर कि जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ उसको किस नाम से जाना जाता है या उनको किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना उनको खिल कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि वेदांग में शामिल है। ठीक है, कि वेदांग में शामिल है। ध्यान रखना वेदांगों की संख्या कितनी है आपकी? 6। तो यहाँ पर कि वेदांग में ऑप्शन नंबर आपका कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ध्यान रखना कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ये क्या आपके वेदांग है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, ठीक है, कि किसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसे कुणिक से भी जाना जाता है या कुणिक के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान रखना ऑप्शन डी आजाद शत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अजात शत्रु कौन थे? तो ये बिंबिसार के क्या थे? आपके पुत्र थे। ध्यान रखना अजात शत्रु कौन थे? तो ये बिंबिसार के पुत्र थे। अजात शत्रु के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सबसे पहले कि अजात शत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पे कुणिक लिखा होता है, कहीं पे कुणिक लिखा होता है। बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो अजात शत्रु था, जिसे कुणिक कहा जाता था। ध्यान रखना अजात शत्रु का जो संबंध है किस वंश से था? हर्यक वंश से। ध्यान रखना अजात शत्रु का जो संबंध है किससे था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन रहता है और ये बार बार एग्जाम में रहता है कि महावीर यानी महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक थे, महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो आपका नाम रहता है
अजातशत्रु। महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन थे तो नाम रहेगा अजातशत्रु। ठीक है, या कभी क्वेश्चन रहता है कि महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के कौन से संस्थापक थे, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था, तो उनका नाम था उदयन। ठीक है, ध्यान रखना, नाम था उदयन। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि जातक और धम्मपाद सूतपिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जातक और धम्मपाद सूतपिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं। आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, खुदक निकाय। ध्यान रखना, खुदक निकाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कहते हैं कि मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना कि मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। यह कथन किसने दिया, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, नाम रहेगा आपका आर्यन का। कि आर्यन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मौर्य शहरों की संख्याओं को या संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। कि अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करता है, तो ध्यान रखना, कालाटीका पहाड़ियाँ के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 10 कुमार चरित किसने लिखा आपका, तो ध्यान रखना आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, दंडी। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरित किसने लिखा था, तो नाम रहता है दंडी। एक क्वेश्चन ये भी आपका एग्जाम में बार बार रहता है कि विशाखा दत्त की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी या रचना थी वो थी मुद्रा राक्षस। बार बार पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो नाम रहेगा विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी, तो ध्यान रखना क्या थी आपकी विनिमय की, धान। विनिमय जो आपका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। विनिमय का मतलब होता है किसी वस्तु के बदले, यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है, चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी, तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी धान। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार की युग का प्रारंभ हुआ। किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार की युग का प्रारंभ हुआ, तो ध्यान रखना नाम रहेगा बल्लवन। क्वेश्चन नंबर 12, स्लॉपिंग वॉल जिसे बैटर भी कहा जाएगा। ध्यान रखना, स्लॉपिंग वॉल जिसे क्या कहा जाता है, बैटर। तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता या तुगलक वास्तुकला की प्रभावी विशेषता है, इसका किसकी इमारतों में अभाव था। अभाव का मतलब होता है कमी। ध्यान रखना, इनमें मात्र कोई एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके शासनकाल में या जिसकी इमारतों में स्लॉपिंग वॉल या बैटर का क्या है, अभाव था, या जो ये विशेषता थी वास्तुकला की तुगलक वंश में, ठीक है, उसके क्या था, अभाव। नाम रहता आपका फिरोज शाह तुगलक। बाकी सभी जितने भी संस्थापक है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके इसमें कोई भी अभाव नहीं था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के इमारतों में या किसकी इमारतों में अभाव था, तो फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण क्या थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रहता है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण क्या थे, तो ध्यान रखना ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही है, राजनीतिक। ठीक है, आप कह सकते हो पॉलिटिकल इशू भी था, सांस्कृतिक, कल्चरल और आपका आर्थिक, इकोनॉमिक। तो ध्यान रखना राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये तीनों ही कारण क्या थे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष के कारण। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14, किस दक्षिण सुल्तान की उपाधि, ध्यान रखना, किस दक्षिण सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे इसको डबल स्टार कर लीजिए। किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र है, तो ध्यान रखना ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की
जो उपाधि दक्षिण सुल्तान था उसकी उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र के रूप में भी की जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के कौन थे। ठीक है, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ जो आपका उत्तर भारत है, ठीक है, जैसे हिमाचल भी कहाँ है आपका उत्तर भारत में है, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो त्रिक थे, त्रिक का मतलब क्या है कि 3 व्यक्ति, यहाँ पर देखो यहाँ भी 3 व्यक्ति, यहाँ भी 3 व्यक्ति, यहाँ भी 3 व्यक्ति है, किन तीनों में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन दिया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए गुरु नानक, कबीर और आपके रविदास। ध्यान रखना, गुरु नानक, कबीर और आपके रविदास, ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के क्या थे, त्रिक थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया आपका, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 16 कि औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणामित नहीं हुई। एक नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान रखना, क्या आपका नेगेटिव पॉइंट है, नोट है, देख सकते हो। औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणामित नहीं है, कि इनमें से किसके लिए परिणामित नहीं है, बाकी तो चलो है। तो ध्यान रखना इसका जो ये केवल दूसरा पॉइंट है, ये क्या है, इस आपका परिमाणित नहीं है। बाकी देखो औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी, साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट, ये भी बना, पुरुषों की भारी हानि हुई, सेना का नैतिक पतन हुआ, लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 कि 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा उसने क्या कार्य किया। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही, उसने केवल लेखन का कार्य किया, लिखने का या राइटर का कार्य किया था, वो लेखक बन गया था। फिर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया। तो ध्यान रखना देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या शुरू किया था, आपका ऑप्शन डी तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा को की स्थापना की थी आपकी, या पूछा जाए तत्वबोधिनी सभा का जो संस्थापक कौन है आपका, देवेंद्र नाथ टैगोर। अगर बात की जाए धर्म सभा की, धर्म सभा का जो संस्थापक था राधाकांत देव, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए तो यहाँ पर इसको जानकारी को लिख लीजिए। धर्म सभा जो थी आपकी उसके संस्थापक थे राधाकांत देव। लेकिन जो प्रार्थना समाज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रार्थना समाज की, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, 1867, 1867। किसने की, आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग। फिर यहाँ पर जो सी ऑप्शन कहता है कि जो आर्य समाज की स्थापना वो किसने की थी या संस्थापक कौन थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रहता है, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती। कब की थी, 1875 में। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहावियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, पेशावर। कि सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहावियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया, तो आपका रहेगा पेशावर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 20 कि मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए। इसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है, तो इसका मुख्य कारण था ऑप्शन डी, सविज्ञ अवज्ञ आंदोलन स्थगित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसके बाद क्या होता है, सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 कि पृथ्वी की जो परपट्टी है किसकी बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना इसे कहा जाता है सिलिका। तो सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका सही, सिलिका और एल्यूमिनियम। जो पृथ्वी की भूपरपट्टी है, ठीक है, उससे किससे बनी है, ठीक है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, जिसको सियाल भी कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली परपट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है, सियाल। ठीक है, जैसे ठीक इसके नीचे आपका रहता है तो उसको कहा जाता है सीमा, यानी सिलिकॉन, सिलिका और आपका मैग्नीशियम, इस तरीके से आपका रहता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है कि आग्नेय चट्टान का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनाता है। ध्यान रखना आग्नेय चट्टान का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनाता है, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बैथोलिथ। बैथोलिथ, आग्नेय चट्टान का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनाता है, तो आपका बैथोलिथ। फिर क्वेश्चन नंबर 23 ज्वालामुखी द्वार के मुख पर
निर्मित गर्त कहलाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। ध्यान रखना, ज्वालामुखी द्वार के मुख पर निर्मित गर्त क्या कहलाता है? क्रेटर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से बना होता है आपका। ठीक है, जैसे यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ठीक है, जो ये कप के आकार का होता है। ठीक है, ये मुख होता है, इसको क्या कहा जाता है? आपका क्रेटर कहा जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 कि द्वितीय भूकंप तरंगें गुजर सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, द्वितीयक भूकंप तरंगें गुजर सकती है। सेकेंडरी अर्थक्वेक वेव कैन पास थ्रू। तो ध्यान रखना, सॉलिड मटेरियल यानी ठोस पदार्थों से। जो द्वितीयक भूकंप तरंगें है वो कहाँ से गुजर सकती है? तो ठोस पदार्थों से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा क्या है कि तापमान का व्युत्क्रमण है। तापमान का व्युत्क्रमण है तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। ध्यान रखना, जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है उतनी ही तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तापमान या टेम्परेचर आपका हाइट के साथ भी बढ़ता है और आपका गहराई के साथ भी बढ़ता है। आप जितनी गहराई में जाओगे तब भी तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26 की शांत अक्षांश को इससे विशेषीकृत किया जाता है। विशेषीकृत किया जाता है। ध्यान रखना, शांत अक्षांश को इससे विशेषीकृत किया जाता है। होर्स लैटिट्यूड इज करेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, शांत अवस्थाएं और उच्च दाब से। ध्यान रखना, शांत अवस्थाएं और उच्च दाब से। काम कंडीशंस एंड हाई प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखना, शांत अक्षांश को इससे विशेषीकृत किया जाता है। विशेषीकृत किया जाता है तो शांत अवस्थाएं और उच्च दाब। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है निम्न में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे डबल स्टार फिर कर लीजिए। निम्न में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं? ये एक प्रकाश होता है प्रभामंडल, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पक्षाप स्तरीय मेघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय उपतटों द्वारा आवृत है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही, 7.5। और अंत में आपका आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए फ्लोरिडा धारा की। निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है? तो आपकी फ्लोरिडा धारा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमने टीजीटी आज पोस्ट कोड 795 के 29 क्वेश्चन या पहले 29 क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, इसके आगे भी इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको हम बीच की क्लास में आपका क्या करते रहेंगे? कवर करते रहेंगे और इसमें और भी नई नई जानकारी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं? हमने यहाँ पे लिख दिया पक्षाप स्तरीय मेघ। कोशिश करेंगे कि इसमें जैसे ये मेघ है या बादल है कि बादल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा आपका ऐसा बादल होता है जो सबसे ज़्यादा वर्षा करता है, या कौन सी इसकी बादलों से रिलेटेड और आपकी जानकारी हो सकती है, उसको भी हम इसमें क्या करेंगे? कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाकी बीच बीच में आपका हम प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हो उसके क्वेश्चन पेपर को आपका सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन पेपर को जितना सॉल्व करोगे उतनी ही चीज़ें हमारे लिए आगे आसान होती जाएगी। और कई बार तो इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं? रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स साइकोलॉजी के साथ साथ हम क्वेश्चन पेपर को भी बीच बीच में सॉल्व करते रहेंगे। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा प्राप्त हो जाएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, अंत में वही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।